गुरुकुल के इस व्याख्यान श्रृंखला में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र, एसोसिएट प्रोफेसर सेंट स्टीफेंस कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, एक बार फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हूं भाषा विज्ञान के कुछ नए विषयों को लेकर के। मित्रों, पुनरावृत्ति की दृष्टि से देखें तो हम लोग ध्वनि परिवर्तन के नियम को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, और ध्वनि परिवर्तन के नियम के अंतर्गत हम लोगों ने कतिपय नियम हैं, जैसे ग्रिम्स लॉ, ग्रासमैन्स लॉ, फॉरनर्स लॉ, इन और तालव्य लॉ जो पैलेटल है, उस नियम को हम लोगों ने अभी तक जाना है, पढ़ा है, समझा है। तालव्य नियम के क्रम में एक नई बात आई थी, जिस नई बात के संदर्भ में हम लोग यह जान रहे थे कि एक सामान्यतया यह विश्वास किया जाता है कि जो मूल भारोपीय भाषा है उसमें स्वर एवं व्यंजन ध्वनियां संस्कृत में सबसे अधिक सुरक्षित हैं। यह एक आम अवधारणा रही है, भाषा वैज्ञानिकों के बीच में यह एक मान्य सिद्धांत तो हुआ करता था। किंतु संस्कृत, लैटिन और ग्रीक भाषाओं की तुलना से जब इसकी कंपैरेटिव स्टडी की गई, इन तीनों भाषाओं की मूल ध्वनियों को मिला करके जाना गया, तो भाषा वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मूल भारोपीय भाषा की व्यंजन ध्वनियां संस्कृत में अधिक प्रामाणिक रूप में सुरक्षित हैं तथा मूल स्वर ध्वनियां ग्रीक और लैटिन में सुरक्षित हैं। अब ये इस विषय को समझना है कि कैसे, क्यों, क्योंकि अन्यथा यह सुनने में बड़ा ही हास्यास्पद प्रतीत होता है, क्योंकि विश्व की समग्र भाषाओं में जो ध्वनियां हैं, जो सर्वाधिक विशिष्ट ध्वनियां, सबसे अधिक ध्वनियां और सबसे स्पष्ट ध्वनियां, यह संस्कृत भाषा में मानी जाती रही और मानी जाती भी है। और ऐसी स्थिति में जब यह एक नया डिस्कोर्स शुरू होता है कि स्वर ध्वनियां संस्कृत में उतनी सुरक्षित नहीं जितनी कि ग्रीक और लैटिन में, और दूसरी ओर मूल भारोपीय भाषा की जो व्यंजन ध्वनियां हैं वो संस्कृत में सर्वाधिक प्रामाणिक रूप में सुरक्षित है। अब इसके कारण क्या है? इसके कारण के कई कारण माने जाते हैं, जैसे खास करके ग्रीक और लैटिन में जिन स्थलों पर ह्रस्व ए, ई और ओ, ये तीन पृथक स्वर ध्वनियां मिलती हैं, वहीं संस्कृत में केवल अ ध्वनि मिलती है। हम इस पर भी विमर्श कर लें कि इसका तात्पर्य क्या है। सामान्यतया देखा जाता है कि ग्रीक और लैटिन के जो शब्द, जिन शब्दों में ए और ओ होता है, संस्कृत में उन स्थलों पर अ देखा जाता है। अभी उदाहरण से हम समझेंगे, उदाहरण से जानने की कोशिश करेंगे कि ए और ओ की जगह पर संस्कृत में केवल अ ध्वनि है, और ई ध्वनि जैसे ही ई ध्वनि को अ होता है, आगे वाला जो है वो जैसे क है वो च में बदल जाएगा, या च जो है, जो ग जो है वो ज में बदल जाएगा। इस प्रकार देखा जाता रहा है। मित्रों, जब नियम की बात करते हैं तो एक बार फिर परामर्श की दृष्टि से मैं ऐसा मानता हूं कि कदाचित इसे नियम नहीं कहना चाहिए, बल्कि दोनों जो ध्वनियां है ना, उसमें साम्य और वैषम्य क्या है, यह इसका अन्वेषण है। ये ऐसा नियम, अब नियम तो किसी ने बनाया नहीं, बल्कि यह भाषाई ध्वनि के अंतर्गत ये परिवर्तन होते चले गए, इसलिए ध्वनि परिवर्तन के मानक जो है वो उससे स्थान माना जाना चाहिए, साम्य और वैषम्य माना जाना चाहिए। लेकिन जो प्रारूप प्राप्त हुआ, जो प्रारूप देखा गया, उनको इन उदाहरणों से समझते हैं कि जहां पर ग्रीक एवं लैटिन ह्रस्व ए या ओ ध्वनियां हैं, वहां पर संस्कृत में अध्वनि होने के पर कोई वर्ण परिवर्तन नहीं होता, अर्थात ए और ओ की जगह पर अ ही देखा जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे कि शब्द है ए, संस्कृत में अनीति, वहां पर लैटिन में भी अनिमस है, फाइन। लेकिन इसी तरह से जो ओ है अष्टव, ऑक्टो, यानी ओ का अ हो रहा है, ए और ओ की जगह पे अ ही है। इसी तरह से आप पाएंगे जो ई है, अहम, भरामी, फेरो आदि। लेकिन ई के बाद आने वाला जो शब्द होगा, वर्ण होगा, जो मूल भारोपीय भाषा में जो कंठ या कंठोष्ठीय ध्वनियों के जो बाद यदि कोई तालव्य स्वर ई, ए आता है, दैट मीन्स जो इंग्लिश का ई है, तो कंठ या ध्वनि को तालव्य ध्वनि क की जगह पर च, ग की जगह पर ज हो जाती है, और अन्यत्र जो कवर्ग है वो कवर्ग ध्वनि बनी रहती है। अब जैसे उदाहरण के लिए देखें कि लैटिन में जो क्यू है यानी क,
आप इस चीज को समझें कि लैटिन का अगर क्यू यू ई है, क्यू, दैट मीन्स, या उसके कह कहे, जो भी उच्चारण कर ले लैटिन के वर्णों का या लैटिन के शब्दों का, लेकिन जहां फोकस है उसको ध्यान से रखिए। अगर ये क्यू है तो उसमें क ध्वनि उच्चारित हो रही है लैटिन में, लेकिन वही क की जगह पर क्या हो रहा है संस्कृत में? च। दैट मीन्स अगर लैटिन की दृष्टि से जाने तो क्यू का अर्थ होता है वहां पर और, फाइन, च वाला, तो क्यू क की जगह पर च हो रहा है। उसी तरह से दूसरा देखें, पंच, जो क्विंक शब्द आ रहा है, क्यू यू आई एन क्यू यू ई, तो जो क्विंक है, अब यहां पर हमें प पर नहीं ध्यान देना है, हमें अभी क्या समझना है कि क की जगह पर च हो रहा है कि नहीं। तो लैटिन में क्विंक में जो दूसरा क बोला जा रहा है उसी की जगह पर संस्कृत में पंच, च आ रहा है। सिमिलरली जो क्विड है ये यहां पर चिद, अगेन क की जगह पर च हो रहा है। जनस, जीनस, गिनस, गिनोस जो ग्रीक में है, जो GENOS है, उसको गिनोस पढ़ेंगे और वही संस्कृत में क्या है? जनस हो रहा है, यानी ग की जगह पर ज आ रहा है। अब इसमें यह देखें कि यह परिवर्तन देखा जा रहा है, यह सार्वभौमिक नियम बनकर के नहीं आ रहा, क्योंकि लैटिन का यदि क्विंक है तो क्विंक को संस्कृत में फिर पंच ना होकर के चंच होना चाहिए था, क्योंकि क और क आ रहा है। तो अगर हम क्यू के क को च देख रहे हैं तो क्विंक के क जो सेकंड क है उसको तो च देख रहे हैं, लेकिन पहले क्यू को च नहीं हो रहा है। एनीवे, लेकिन ये एक सामान्य है, ये कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है, इसके अपवाद भी ढेर होते हैं। सामान्य प्रकार से शब्दों की ध्वनियों के विश्लेषण के अनंतर ये तालव्य ध्वनि बनी और इन ध्वनियों के अंतर्गत ये परिवर्तन देखा गया। जनस, गिनोस, दैट मीन्स अगर जो आजकल तो उसको जिनोस भी हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन इस नियम के अनुसार ग्रीक का जो GENOS है इसका उच्चारण होना चाहिए गिनोस, तभी ग की जगह पे संस्कृत के जनस पढ़ा जाएगा। अदरवाइज अगर ग्रीक के जिनोस हम पढ़ते हैं और तब अगर संस्कृत के जनस होते हैं तो जो तालव्य नियम प्रवर्तित किया गया है वह नियम इस पर आरोपित नहीं होगा। यह समझना ज्यादा जरूरी है। मैं रिपीट कर रहा हूं कि जब तक ग्रीक के जिनोस को गिनोस नहीं पढ़ा जाएगा तब तक उस ग का परिवर्तन जनस के रूप में हम उदाहरण में नहीं ला सकते। इसीलिए यह सजेशन है कि ग्रीक के इस शब्द को भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से गिनोस पढ़ा जाना चाहिए। अस्तु, आगे देखें, आगे क्या है कि यह तो तालव्य नियम है और जैसा हम आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ जो तालव्य वर्णों, तालव्य ध्वनियों के कलेक्शन के लिए पाणिनि के अष्टाध्यायी में स्पष्ट रूपेण सूत्र है इचु यशानाम तालुः, यानी इ, चवर्ग, य और तालव्य श, ये जो तीनों हैं इन सारे वर्णों को तालु कहते हैं, तालु ध्वनि कहते हैं। और इन तालु ध्वनियों के परिवर्तन के लिए हमारे यहां संधि में नियम है, जहां पर आप जाएंगे पढ़ेंगे स्तोष चुनाश्चु, जो तवर्ग को चवर्ग हो रहा है, यानी डेंटल जो है वो तालव्य में बदल रहा है। यहां पर केवल कंठोष्ठीय ध्वनि जो है क को लिया गया, कंठ ध्वनि को लिया गया है क, लेकिन हमारे यहां उससे आगे भी है जिसको बनाया गया है। अस्तु, इसके अनंतर हम लोग पाते हैं मूर्धन्य नियम, सेरेब्रल लॉ। अब ये जो मूर्धन्य है इनको भी हम लोग जाने, जैसे कि अभी तालव्य ध्वनियों को इंट्रोड्यूस हमने किया, उसी प्रकार संस्कृत में हम पाते हैं कि हमारे यहां मूर्धन्य ध्वनियां भी पूरी तरह से कलेक्टिव फॉर्म में है। और ऋतु रसानाम मूर्धा, ये हम लोग सभी जानते हैं, ऋषि वाला री, उसके बाद टवर्ग, फिर र, और षटकोण वाला, उषा वाला मूर्धन्य श। तो यह जो है, अर्थात इस ध्वनि में परिवर्तित होना होगा अगर किसी वर्ण का, तो वह मूर्धन्य प्रभाव कहा जाएगा। और उस मूर्धन्य प्रभाव के कारण ही, इसके कारण यह मूर्धन्य ध्वनियों का परिवर्तन हुआ, नियम का प्रवर्तन हुआ। संस्कृत में इस नियम के संकेत पाणिनि के अष्टाध्यायी में, जैसा कि हमने शुरू में ही कहा है और आगे भी आएगा तो हम लोग जानेंगे, जब रसाभ्यामनूनः समान पदे जो वो मूर्धन्य परिवर्तन होता है उसको भी हम लोग जानेंगे। और खास करके हम लोग क्या देखते हैं कि र के बाद और अगर श के बाद अगर न आता है या ई के बाद अगर श आता है तो वह क्या होता है, वह मूर्धन्य में परिवर्तित हो रहा है। उत्तीर्ण, उत्तीर, जो उत्तीर
त्रि और जो ना है वो ना को णा हो रहा है। इसी तरह विष्णु का जो विष है और उसके बाद ना आ रहा है वो ना को णा होकर के विष्णु हो रहा है। और रामेशु एंड ऑल हम लोग सभी जानते ही हैं। दूसरे शब्दों में इस नियम के अंतर्गत ना को णा और स को श हो रहा है। इस मूर्धन्य नियम का प्रवर्तन प्रोफेसर पॉट, प्रोफेसर फोर्तुनातोव, ये दोनों रशियन हैं, इन्होंने इस पर विमर्श किया और इनका पुस्तक है कि एन इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव फिलोलॉजी। इस पुस्तक के द्वारा उन्होंने संस्कृत के मूर्धन्य ध्वनियों के विकास के इतिहास पर कार्य किया और साथ ही इस इतिहास के कार्य, देखिए इतिहास पर कार्य होने का मतलब ये ध्वनि कब आई, कैसे बनी और कैसे परिवर्तित होती चली गई और कैसे आधुनिक स्वरूप में यह ध्वनि है, तो इस प्रकार। लेकिन जैसे कि ग्रंथ का ही नाम है, यह कंपैरेटिव फिलोलॉजी है। ऑफ कोर्स इसमें जो संस्कृत के अतिरिक्त जो अन्य भाषा होगी, इट कुड बी ग्रीक, लैटिन, इंग्लिश और कोई भी, तो उन भाषा के अध्ययन के आधार पर इन्होंने ये कुछ निष्कर्ष निकाले, जिस निष्कर्ष को बाद में मूर्धन्य नियम कहा गया। और क्या है कि इसमें एक और सामान्य बातें देखी जाती है कि एक यह भी संकेत हमें प्राप्त होता है कि किसी भी भारोपीय भाषा में मूर्धन्य ध्वनियां नहीं है और यह अवेस्ता में भी नहीं है। जब ऐसी बातें कही जाती है तो स्वाभाविक रूप से एक निष्कर्ष निकलता है कि द्रविड़ की संस्कृत में भी मूर्धन्य ध्वनि नहीं होगी। अगर भारोपीय भाषा के अंतर्गत मूर्धन्य ध्वनि नहीं है, अवेस्ता में नहीं है, तो इसका सामान्य अर्थ हुआ कि इस नियम का जब प्रवर्तन किया जा रहा है तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि संस्कृत में भी मूर्धन्य ध्वनि नहीं होती। तब प्रश्न उत्पन्न होता है कि संस्कृत में ये मूर्धन्य ध्वनियां आई कहां से। तदर्थ यह एक अनुमान किया गया कि द्रविड़ भाषाओं के संपर्क के कारण संस्कृत में मूर्धन्य ध्वनियां आई। अब यहीं पे प्रश्न उत्पन्न हो जाता है कि पहले संस्कृत भाषा या द्रविड़ भाषा। यदि द्रविड़ भाषा पूर्व है तो इस बात को सहजता से समझा जा सकता है कि हां, कि द्रविड़ भाषाओं के संपर्क के कारण संस्कृत में मूर्धन्य ध्वनियां आई होंगी। लेकिन यदि संस्कृत भाषा द्रविड़ भाषा से पूर्व है तब एक अर्थ निकाला जा सकता है कि पूर्व जो द्रविड़ भाषा के पूर्व जो संस्कृत की ध्वनियां थी उनमें मूर्धन्य ध्वनियां नहीं थी और बाद में द्रविड़ भाषा के संपर्क के कारण वह ध्वनि आई। लेकिन जो तीसरा जो प्रमुख एक इसका मैं निष्कर्ष दे रहा हूं वो ज्यादा जरूरी है। वह यह जरूरी है कि अब क्या वैदिक संस्कृत पहले है या द्रविड़ भाषा पहले है। स्पष्ट रूप में जब इसकी ओर इसका हमारा ध्यान जाता है, अगर आप वैदिक साहित्य का अध्ययन करेंगे, अगर हम इसे पूर्व भी अगर अध्ययन करें तो वहां पर हम मूर्धन्य ध्वनियां पाते हैं। और इसका प्रथम उदाहरण ही हमारे पास उपलब्ध होता है कि जब हम ऋग्वेद का प्रथम मंत्र पढ़ते हैं, अग्निमीडे पुरोहितस्य यज्ञस्य देव मृत्विजम होतारम रत्न धातमम। अब यहां जो ड़ ध्वनि है, जो सामान्यतया लौकिक संस्कृत में नहीं है और ये मराठी आदि भाषाओं में वो ल वाला जो ड़ ये ध्वनि है, ये भी मूर्धन्य के अंतर्गत ही परिगणित है। तो क्या हम माने कि द्रविड़ भाषाओं के संपर्क से संस्कृत में मूर्धन्य ध्वनि आई, या हम यह माने कि संस्कृत में मूर्धन्य ध्वनि थी? भाषा वैज्ञानिकों के लिए यह शोध का विषय है। इस स्थल विशेष पे यहां मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि यह निष्कर्ष निकाला जाना अपने आप में एक ही जो है ना वो चिंता का विषय है, यह व्याख्या का विषय है। अन्यथा संस्कृत में मूर्धन्य ध्वनियां पहले से ही सुरक्षित थी। अस्तु, अब ये जो मूर्धन्य ध्वनि है इसका स्वरूप क्या है? अगर जो फोर्तुनातोव इन्होंने अगर नियम कुछ प्रवर्तित किया तो वो नियम क्या है? तो नियम है, नहीं पहले तो सामान्य देखें कि सामान्य किस रूप में इसको हम समझते हैं, उसके बाद फोर्तुनातोव के नियम का विश्लेषण करेंगे कि यदि मूल भाषा में र या ल के बाद तवर्ग होगा तो उसे टवर्ग हो जाता है। र या ल के बाद यदि तवर्ग होगा, स्पष्ट है, हम लोग सभी जानते हैं, तो उसे टवर्ग हो जाएगा। और यदि मूल भाषा में री है
और उसका रूप परिवर्तित होकर अ आदि होता है तो परवर्ती तवर्ग को टवर्ग हो जाता है। यदि कृत जैसे उदाहरण ले, कृत का कट होता है, संकृत का संकट होता है, विकृत का विकट होता है। तो इस रूप में ये मूर्धन्य ध्वनि जो है हम पाते हैं। अब इस पर विमर्श करने की बात है। जो फार्तुनातोव ने अपना सिद्धांत दिया, वह सिद्धांत दिया कि री के बाद त को ट नहीं होता। लेकिन अचानक जब इतने सारे शब्द आए तो परवर्ती कई सारे भाषा वैज्ञानिकों ने इनके जब अपवाद को ढूंढा तो फार्तुनातोव के इस नियम का खंडन किया और कहा कि फार्तुनातोव का यह खंडन जो है केवल एक अपवादात्मक रूप है, क्योंकि यह मूर्धन्य नियम पर प्रवर्तित नहीं होता। अब आते हैं मूर्धन्य नियम के इस स्वरूप को संस्कृत के संदर्भ में हम लोग जाने। अब उदाहरण हम आप सभी जानते हैं, हम लोगों ने स्टुनाष्टुह यह नियम भी पढ़ा है, जहां पर श के बाद अगर त आता है तो वो ट में परिवर्तित हो जाता है। इस तरह से, और जो रसाभ्याम नूनः समान पदे की बात कही, इसका भी होता है। तो इस पर अगर निष्कर्ष डाला जाए, मिस्टर पॉट, प्रोफेसर पॉट या प्रोफेसर फार्तुनातोव ये अगर कोई बात कह रहे हैं तो इनका यह मतलब है कि उन्होंने कुछ ध्वनियों का संकलन करके, कुछ शब्दों का संकलन करके यह निष्कर्ष दिया होगा। यह सार्वभौमिक निष्कर्ष नहीं बनता, एक। और दूसरा जो एक भ्रम उत्पन्न किया गया कि संस्कृत के मूल में मूर्धन्य ध्वनि नहीं रही होगी और यह ध्वनि किसी परवर्ती भाषा के संपर्क से आई होगी। क्यों? क्योंकि जितने भी भारोपीय भाषा है उसमें मूर्धन्य ध्वनि नहीं पाई जाती। इस नियम के भी संशोधन को, यदि संस्कृत में मूर्धन्य ध्वनि है तो इस नियम को इस रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए था कि जितने भी भारोपीय भाषा है सामान्यतया उसमें मूर्धन्य ध्वनि नहीं पाई जाती, अपवाद संस्कृत भाषा। और जब आप द्रविड़ और संस्कृत के योग, वियोग और संयोग की बात करेंगे तो कदाचित ऐसी अभिव्यक्ति आती है कि जो वैदिक संस्कृत है वह द्रविड़ भाषा से पूर्व की होती है, पूर्व की मानी जाती है, पूर्व की मानी जानी चाहिए। अस्तु, यहां पर पौर्वापर्य को लेकर के किसी भी प्रकार का संघर्ष या विरोध नहीं है। विरोध यह है कि मूल संस्कृत भाषा में मूर्धन्य ध्वनियां थी या नहीं थी। यह विमर्श का विषय है और इस पर हम सभी लोग चिंतन करें। अगर सफलता हमें मिलती है तो कल को हम ये कह सकते हैं कि नहीं, मूर्धन्य ध्वनि संस्कृत में मूल रूप से विद्यमान रही है। और यदि द्रविड़ भाषा आदि की ध्वनि है तो यह द्रविड़ भाषा में है। नेचुरली द्रविड़ भाषा का जो मूल, जो द्रविड़ भाषा का स्वरूप है वो कहीं ना कहीं मूर्धन्य ध्वनि पर ही आश्रित होती है। हो सकता है कि द्रविड़ भाषा में पूर्व से ही हो मूर्धन्य ध्वनि, लेकिन विमर्श कुछ अन्य है जो मैं आपको बार बार संकेत में दे रहा हूं। तो मित्रों, इस प्रकार तालव्य और मूर्धन्य ध्वनि को लेकर के हम लोगों ने सार रूप में यह जाना कि क्या है तालव्य ध्वनि, क्या है मूर्धन्य ध्वनि। लेकिन इसके साथ ही कतिपय अन्य और नियम हमारे सामने आते हैं। जिस प्रकार जो 5 प्रसिद्ध नियम हमने देखे, ग्रिम्स लॉ, ग्रासमिन्स लॉ, फोर्नर्स लॉ, पैलेटल लॉ, सेरेब्रल लॉ, अर्थात तालव्य ध्वनियां और मूर्धन्य, तालव्य नियम और मूर्धन्य नियम। लेकिन इसके अतिरिक्त अन्य भाषाओं की तुलनाओं को देखते हुए किस प्रकार संस्कृत की ध्वनियां किसी अन्य भाषा में जाकर के किस रूप में परिवर्तित हो जाती है, इसका भी विश्लेषण हमारे यहां किया गया है। और जैसा हम लोग सभी जानते हैं कि ये जो ध्वनियां थी, इन ध्वनियों को खास करके हमारे सामने जो जर्मन भाषा वैज्ञानिक है, इन लोगों ने लाया। और चूंकि ये विदेशी विद्वानों के द्वारा प्रवर्तित नियम है, इसलिए ये जो 18वीं 19वीं शताब्दी का जो काल रहा है, जिसमें तुलनात्मक भाषा विज्ञान के ऊपर सर्वाधिक अध्ययन हुआ है, इस 18वीं शताब्दी में ऐसे कतिपय ये नियम बने। मैंने जैसा कहा कि खास करके जर्मन विद्वानों ने, और इस ध्वनि नियम ने अनेक भाषिक समस्याओं को सुलझाने में सहायता प्रदान की।
अर्थात आज अगर हम किसी अन्य भाषा के किसी अन्य ध्वनियों को, किसी अन्य भाषा के किसी अन्य शब्द को, किसी अन्य भाषा के अन्य उच्चारण को अगर आज समझ रहे हैं तो यह तुलनात्मक भाषा विज्ञान का ही परिणाम है। यदि यह अध्ययन नहीं होता तो हम लोग वैश्विक भाषा को इतनी सहजता और सरलता से नहीं समझ सकते थे, क्योंकि हमारी परिधि अगर हमारे में तुलनात्मक भाषा विज्ञान रही है, जैसा हम लोग शुरू से कहते रहे कि पतंजलि ने तुलनात्मक भाषा विज्ञान की नींव रखी, कालांतर में बाद में अन्य आज जो भी व्याकरण आते गए उन्होंने अपने अपने शास्त्रीय ग्रंथों में समकालीन अन्य भाषाओं के साथ भी तुलना प्रस्तुत की है। हम लोग प्राकृत, पाली, संस्कृत इन भाषाओं की तुलना अदरवाइज भी करते ही रहते हैं, पढ़ते ही रहते हैं। और आज अन्य जितनी भी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, जो प्रादेशिक भाषाएं हैं, उन भाषाओं के साथ भी हम संस्कृत के जो साहचर्य है और संस्कृत के जो संकेत है उनको ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार से एक ज्योग्राफिकल एक एरिया में, क्षेत्र में, एक भौगोलिक प्रदेश में भारत के अंतर्गत रहते हुए हम अन्य भाषाओं की तुलना से अन्य भाषाओं को समझ पा रहे हैं। लेकिन अगर जर्मन में या पाश्चात्य विद्वानों ने इस प्रकार की तुलनात्मक भाषा विज्ञान की नींव नहीं रखी होती तो शायद हम लोग उससे वंचित रहते कि अन्य वैदेशिक भाषाओं के उस गूढ़ रहस्य को समझ पाने में हमें कठिनाई होती। तो इसके अतिरिक्त जब ये 5 नियम हम आपके सामने प्रवर्तित किया तो इन 5 नियमों के अतिरिक्त अन्य भी कतिपय ऐसे नियम हैं जिनको समझना उतना ही आवश्यक होता है। और ऐसे नियमों में अवेस्ता नियम है, ग्रीक नियम है, लैटिन नियम है, प्राकृत नियम है, फारसी नियम है। अब अगर इन नियमों के ऊपर में विमर्श करें तो इसका तात्पर्य क्या निकलता है? इसका सामान्य तात्पर्य यह निकलता है कि भिन्न भिन्न भाषाओं के साथ तुलना करते हुए संस्कृत भाषा में क्या परिवर्तन देखे जा रहे हैं, इस परिवर्तन को आधार बना करके, अर्थात अगर अवेस्ता और संस्कृत की भाषा में कुछ परिवर्तन आता है, जैसे एक प्रथित, कई बार हम लोगों ने सिंधु और हिंदू शब्द की व्याख्या की है, अवेस्ता के अंतर्गत स का हो जाता है। पुनः जब इसकी व्याख्या भी करेंगे तो कदाचित ऐसे नियम को उदाहरण में लाएंगे। तो ये व्यक्तिगत पर्टिकुलर ए लैंग्वेज का संस्कृत लैंग्वेज से तुलना करते हुए एक जो परिवर्तन है उस परिवर्तन को ढूंढा गया, जिसे बाद में नियम नाम दे दिया गया। अब मैं जैसा शुरू से ही मैं टिप्पणी करता रहा हूं कि इसे नियम कहें या इसे हम तुलनात्मक अध्ययन किए कहें, साम्य कहें या वैषम्य कहें, यह एक पुनः जो है विवेचन का विषय है, लेकिन भाषा वैज्ञानिक इसे नियम ही कहते हैं। इसी प्रकार ग्रीक नियम में क्या परिवर्तन होता है, लैटिन नियम में क्या परिवर्तन होता है, हाँ, इन नियमों का कोई प्रवर्तक नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि ग्रिम्स लॉ है, तो ग्रिम्स लॉ ने उस पर्टिकुलर परिवर्तन को ढूंढा, इसलिए उस ढूंढे जाने वाले परिवर्तन का जो नाम है वह ग्रिम के ऊपर आ गया या ग्रासमैन के ऊपर आ गया या अब वर्नर के ऊपर आ गया। लेकिन अन्य नियमों के ऊपर भी इस तरह का नाम दिया जाना चाहिए था। मैं समझता हूं कि वे सारे नियम नहीं हैं, ये सारे के सारे जो 2 भाषाओं के मध्य प्राप्त होने वाले परिवर्तन है वो परिवर्तन की ओर संकेत है। तो इस प्रकार मित्रों, जब ये हम सारे ध्वनि नियमों को अभी 5 को आगे हम जानेंगे, उसके बाद हम पाएंगे, जानेंगे कि इस नियम में किस प्रकार संस्कृत और संस्कृत भाषा में परिवर्तन प्राप्त होते हैं। आप लोगों ने तालव्य नियम, मूर्धन्य नियम को आज सविशेष जाना। तालव्य नियम के उस तथ्य को ढूंढने की कोशिश की जानी चाहिए कि ए और ओ और ई के बाद आने पर किस प्रकार हमारे शब्द बदल जाते हैं। क जो है वो ग में, जा में बदल जाता है, ग जो है वो जा में बदल जाता है और क जो है वो च में बदल जाता है। इसी प्रकार मूर्धन्य नियम कि किस प्रकार ऋकार या अन्य के बाद जो तवर्ग होते हैं वो टवर्ग में परिवर्तित हो जाते हैं। ये दोनों मूल नियम थे। आप लोगों ने आज इसे ध्यानपूर्वक सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी क्रिया, आपकी प्रतिक्रिया और आपकी टिप्पणी की सदैव अपेक्षा होती है। आपके प्रश्न यदि आते हैं तो उस प्रश्न से हम आपके प्रश्नों का उत्तर यहाँ देते हैं, तो आप जरूर इस प्रकार की टिप्पणी करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।